प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 6 साल तक चुनाव लड़ने से रोका जाए। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि एक याचिका दायर की गई है जिसको लेकर आज सुनवाई होने वाली है। आज ये फैसला हो जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो याचिका डाली गई है उसके बाद क्या फैसला आएगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम विपक्षी पार्टी के जो नेता हैं उनके बयान इस वक्त काफी वायरल हो रहे हैं। चुनावों को लेकर लिहाजा है कि कई पार्टियां बयानबाजी कर रही हैं, आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर यह आरोप लगाया गया है कि वो धार्मिक कार्ड का इस्तेमाल कर भाजपा के लिए वोट मांग रहे हैं और इसी के चलते उनके खिलाफ एक याचिका दायर की गई है। आज उस पर सुनवाई होगी। पूरा मामला क्या है जानेंगे मेरे सहयोगी उपेंद्र कुमार से। उपेंद्र, क्या लग रहा है फिलहाल जो हालात हैं, जो बयानबाजी की जा रही है, जो माहौल बना हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर याचिका तक दायर कर दी गई है, फैसला क्या कुछ आ सकता है? ये फैसला तो कोर्ट बताएगी, क्योंकि दत्ता की बेंच, सचिन दत्ता की बेंच में ये मामला चला था। पिछले सोमवार को भी सुनवाई होनी थी, लेकिन वो किसी दूसरे केस की सुनवाई करने लगे, इसलिए उन्होंने पोस्टपोन करके आज 29 अप्रैल को सुनवाई रखी गई थी। जो वकील हैं जिन्होंने याचिका डाली है, उन्होंने कुछ प्रधानमंत्री मोदी के भाषण को क्लिपिंग की है, जो पीलीभीत में उनका भाषण था जिसमें उन्होंने कहा था कि गुरुद्वारा हमने बनवाया, राम मंदिर हमने बनवाया। ऐसे तमाम भाषण हैं जिनके आधार पे वो दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे। हालांकि वो उन्होंने उस दिन 2-3 दिन पहले जब उन्होंने याचिका डाली थी तो उसके बाद हम लोगों ने इंटरव्यू भी लिया था। तो मैंने इंटरव्यू भी लिया था, तो उसमें उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री धर्म के नाम, जाति धर्म और क्षेत्रवाद के नाम पे आप वोट नहीं मांग सकते। तो हमने पूछा भी था कि क्या ये चुनाव आयोग की जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसमें ये शामिल है। तो उन्होंने बाकायदा बताया भी था कि कोड ऑफ कंडक्ट 2013 में अपलोड किया गया था चुनाव आयोग की वेबसाइट पे। उस हिसाब से आप जाति धर्म के नाम पे वोट नहीं मांग सकते। लेकिन प्रधानमंत्री ये करते हुए दिख रहे हैं, चाहे वो राजस्थान में मंगलसूत्र वाला मामला हो, चाहे वो आपका पीलीभीत में दिया गया राम मंदिर गुरुद्वारे पे भाषण हो। तो इसी आधार पे पहले उन्होंने बताया ये कि पहले मैं गया था चुनाव आयोग के पास कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और 6 साल उन पे चुनाव लड़ने और बोलने पे रोक लगाई जाए। लेकिन अभी तक वो बताया कि 9 अप्रैल को वो गए थे चुनाव आयोग के पास, लेकिन 26 अप्रैल जिस दिन हम लोगों ने इंटरव्यू लिया उस दिन कुछ नहीं हुआ, तो वो सीधे दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे थे। उसके बाद से दिल्ली हाई कोर्ट में उन्होंने याचिका डाली थी और आज उस पर सुनवाई होनी है फाइनली। आज सचिन दत्ता की बेंच सुनवाई करेगी दिल्ली हाई कोर्ट में, तो देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन उन्होंने यही कहा कि भाई सीधे तौर पे चुनाव आयोग के कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है। जो चुनाव आयोग का कोड ऑफ कंडक्ट है, आप जाति धर्म लिंग भेदभाव के आधार पे आप नहीं कर सकते, ना किसी से चुनाव की अपील कर सकते, ना वोट मांग सकते हैं। तो जिन्होंने याचिका डाली है उनका नाम आनंद एस जोंधले है। वो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, महाराष्ट्र से आते हैं और सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं, हाई कोर्ट की वकालत भी करते हैं। दर्शकों को एक बार जल्दी से उनकी एक छोटी सी बाइट सुनवा देते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा, आप उनके मुंह से खुद सुनिए, उसके बाद आगे विस्तार से हम इस पर बात भी करेंगे। मैंने 9 अप्रैल का नरेंद्र मोदी जी पंतप्रधान जी का भाषण सुना। उन्होंने उसमें वो भाषण में उन्होंने कहा कि मैंने राम मंदिर बनाया, मैंने करतारपुर का कॉरिडोर मैंने बनाया, मैंने जो गुरुद्वारा में लंगर दिया जाता है उसके मटेरियल का जीएसटी मैंने हटवाया। फिर उन्होंने ये कहा कि जो सिख धर्म के धार्मिक ग्रंथ थे अफगानिस्तान में पड़े हुए वो वहां से मैंने लेके आया। और हालांकि ये रैली मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद उन्होंने की थी। वो रैली में उनके बीजेपी के उनके कई कैंडिडेट मौजूद थे और इसके बेसिस पे उन्होंने वोट मांगा। तो जो इलेक्शन कमीशन ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट दिया है उसके मुताबिक रूल नंबर 1 और 3 के मुताबिक कोई भी उम्मीदवार या कोई भी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी और एक्टिविस्ट उसका धर्म के नाम पे या प्रार्थना स्थल के नाम पे वोट नहीं मांग सकता है। तो ये क्लियर कट वायलेशन है। फिर आगे चलकर उन्होंने ये भी कहा कि उस समय 9 अप्रैल को उन्होंने कहा कि उनकी जो अपोजिट पार्टी है वो मुसलमानों को फेवर कर रही है, मुस्लिम लीग की तरफ बिहेव कर रही है, मुसलमानों को लुभा रही है। तो इस तरीके से उन्होंने 2 समुदाय में यानी मेजोरिटी को माइनॉरिटी के खिलाफ भड़काने की कोशिश की। तो सेक्शन 153 ए इंडियन पेनल कोड के मुताबिक ये गुनाह है और सेक्शन 125 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के मुताबिक भी गुनाह है। तो इसके ऊपर एफआईआर रजिस्टर करना बहुत जरूरी था। तो मैंने इमीडिएटली नेक्स्ट डे 10 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन को कंप्लेंट की, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर अभी तक ना मुझे कोई एक्नॉलेजमेंट दी, ना मुझे रिप्लाई दिया, ना कुछ उस पर कार्रवाई की। इसलिए मैंने दिल्ली हाईकोर्ट में आर्टिकल 226 के मुताबिक रीट पिटीशन फाइल की है
उसमें मैंने मांग की है कि इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दो, एफआईआर रजिस्टर करे और ये इसमें इन्वेस्टिगेशन करके इन्होंने जो गलत किया है, इसको करप्ट प्रैक्टिस, नरेंद्र भाई मोदी ने जो भाषण दिया है, इसको करप्ट प्रैक्टिस डिक्लेयर करके उनको 6 साल के लिए इलेक्शन से डिस्क्वालीफाई करें। भूपेंद्र, देखिए जोंधले का ये भी कहना है कि करतारपुर साहिब कॉरिडोर की बात जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, ये भी कहा कि जो अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियां हैं वो भी वापस लाए। लेकिन अगर पिछले काफी वक्त में देखें, राम मंदिर का मुद्दा सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि उस मुद्दे को लेकर भाजपा चुनाव प्रचार कर रही है, हर बार चुनावी मैदान में उतर रही है। तो अब क्या लगता है, जब इतने बड़े मुद्दे को लेकर, जो धार्मिक मुद्दा ही है एक तरह से, उस मुद्दे को लेकर भाजपा चुनावी मैदान में उतरी हुई है, वोट भी मांग रही है, लगता है कि आज का जो फैसला है वो उनके खिलाफ जा सकता है? देखिए, ये किस बिहाफ पे दिल्ली हाई कोर्ट किस शिकंजे में किस पैटर्न पे उसको देखता है वो अलग बात है, वो न्यायालय का मुद्दा है, न्यायालय अपना तय करेगा। लेकिन हकीकत यही है कि आप जब चुनाव आयोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, हम राजीव कुमार जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, घोषणा कर रहे थे, तो उस दौरान भी हम लोग उनकी प्रेस ब्रीफिंग में थे, उस दौरान भी उन्होंने कहा था कि कोई भी जाति धर्म के आधार पर अगर वोट मांगेगा तो हम सख्त कार्रवाई करेंगे। हालांकि उसी मामले में चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया है जी। प्रधानमंत्री को नोटिस नहीं जारी करके वो जेपी नड्डा को नोटिस जारी किया है। तो ये इस पे भी बहुत सवाल उठ रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री ने बोला है, स्टेटमेंट दिया है, तो प्रधानमंत्री को आपने नोटिस क्यों नहीं जारी किया? आप जेपी नड्डा को नोटिस क्यों जारी किए? मतलब जो जिस पे आरोप है कि इन्होंने हेट स्पीच की है, तो आप उनको जारी करें। आप जेपी नड्डा को, ये भी चुनाव आयोग पे सवाल उठ रहे हैं। तो ऐसे ऐसे मुद्दे हैं कि आप धर्म जाति के आधार पे वोट नहीं मांग सकते। तो हालांकि जो प्रधानमंत्री मोदी ने जो जिसमें आपने कहा कि अफगानिस्तान से हम प्रतिलिपि लेकर गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियां, उस वक्त करतारपुर कॉरिडोर हमने खुलवाया राम मंदिर के नाम पे। तो चूंकि राम मंदिर का एक ऐसा मसला है कि चूंकि बीजेपी का एक स्टैंड ही रहा है, राम मंदिर की राजनीति आप 90 के दशक से करेंगे तो राम मंदिर बनवाने की राजनीति 2014 के मैनिफेस्टो में था भी कि भाई हम राम मंदिर बनवाएंगे। हालांकि भले राम मंदिर बना, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बना, तो उसमें पार्टियों का, लेकिन हाँ ये है कि राम मंदिर का जो बीजेपी को फायदा है वो कहीं ना कहीं डेफिनेटली तौर पे जो हिंदू धर्म से सनातन। उपेंद्र, पिछले दिनों ईवीएम के मामले पर फैसला आया और उम्मीदें की जा रही थी विपक्ष की तरफ से कि भाजपा को झटका लगेगा, लेकिन विपक्ष को करारा झटका लगा। विपक्ष के तमाम नेताओं का अब ये कहना है कि हम ये फैसला स्वीकार करते हैं, भले ही वो इस फैसले से नाखुश हैं। लेकिन अब धार्मिक मुद्दे वाला मामला है और ये आप भी बेहतर जानते हैं, हम भी जानते हैं, कवर भी करते हैं मीडिया होने के नाते, कि कितने वक्त से ये धार्मिक मुद्दों को लेकर जो है चुनावी मैदान में पार्टियां उतर रही हैं। तो आज भी क्या लग रहा है कि ये मुद्दा एक बार फिर ऐसा होगा कि विपक्ष के खिलाफ कुछ फैसला आएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है विपक्ष की नजर इस पर है। दरअसल मैं आपको एक बता दूं कि जो आपने ईवीएम की बात की, ईवीएम में प्रत्यक्ष रूप से विपक्ष का कोई भी प्रतिनिधि शामिल नहीं था। ईवीएम के खिलाफ एडीआर ने रिपोर्ट फाइल की थी, एडीआर की तरफ से प्रशांत भूषण और एक स्वतंत्र संस्था है उनके एक थे, तो उन्होंने दायर की थी। जयराम रमेश ने कल कहा भी इस बात को लेकर, जब प्रधानमंत्री मोदी ने बोला कि इनको करारा तमाचा लगा है, जयराम रमेश ने कहा कि आप किस आधार पे कर रहे हैं, विपक्ष का कोई भी पार्टी तो उसमें था ही नहीं, तो आप किस आधार पे कर रहे हैं। तो ये सब चीजें, ये तो पॉलिटिकल स्टैंड है और बयानबाजी है। लेकिन ये फैसला, ये भी एक फैसला अपने आप में काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। मीडिया के बड़े बड़े अखबारों के मेन फ्रंट पे भी देखेंगे कि प्रधानमंत्री को 6 साल के लिए बैन करने की मांग की जा रही है। तो अब देखते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला क्या होता है, ये अपने आप में दिलचस्प है। आखिर में उपेंद्र एक कमेंट में आपसे चाहूंगी, क्योंकि कांग्रेस के घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र बताया जा रहा है और राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकराने का मुद्दा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर रैली में जो है ज्यादा उठा रहे हैं। ये दो बातें फिलहाल चुनाव में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं और माना जा रहा है कि इसका असर वोटर्स पर भी पड़ेगा। क्या ये वाले मुद्दे भी उठ सकते हैं आज की सुनवाई के दौरान? इसमें ये मुद्दे सुनवाई में तो नहीं उठेंगे, क्योंकि मामला सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के बयान को लेके है। लेकिन आप इसमें एक बहुत मार्केट की एक बात है समझने वाली है कि पिछले 10 साल की जो राजनीति सेट कैसे करनी है वो बीजेपी करती आ रही थी। 2014 से लेकर 2019 तक, 19 के चुनाव में भी हुआ तो सेट करती आ रही, बीजेपी एजेंडा सेट करते थे कि ये एजेंडा हमको आगे बढ़ाना है। लेकिन इस चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस चुनाव में बीजेपी एजेंडा सेट नहीं कर रही है, सिर्फ एजेंडा कांग्रेस और राहुल गांधी ने एजेंडा सेट किया है और बीजेपी डिफेंड करती नजर आ रही है। आप मैनिफेस्टो की बात कर लीजिए, आप कांग्रेस का मैनिफेस्टो जैसे रिलीज हुआ, उनके बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी से लेकर तमाम प्रवक्ता और प्रधानमंत्री मोदी कैबिनेट के मंत्री
मैनिफेस्टो पे हमला करना शुरू कर दिए। तो आप पिछले इस चुनाव में विशेष रूप से आप देखेंगे कि एजेंडा सेट कौन कर रहा है, विपक्ष एजेंडा सेट कर रहा है और डिफेंड करने में बीजेपी लगी हुई है। नहीं तो पिछले 10 साल की राजनीति को देखेंगे तो बीजेपी एजेंडा सेट करती थी और विपक्ष डिफेंड करता था, लेकिन अब विपक्ष एजेंडा सेट कर रहा है और डिफेंड बीजेपी कर रही है। जाहिर तौर पर जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे दिलचस्प हो रहा है, लेकिन बयानबाजी का दौर वो भी बढ़ रहा है। और अब देखने वाली बात यह है कि आज की जो बड़ी खबर है कि याचिका दायर की गई है उस पर सुनवाई होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या अगले 6 साल के लिए बैन कर दिया जाएगा? आज कोर्ट जवाब इसका दे देगा और इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार रहेगी। अपडेट आपको देते रहेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में मेरे और उपेंद्र के साथ इतना ही। नमस्कार।